नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस के इन-डेप्थ श्रृंखला में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मनुष्य ने जब अपने विकास की यात्रा शुरू की तो उस विकास यात्रा के साथ पीछे उसने कुछ विनाश के पदचिन्ह भी छोड़े। आज ऐसे ही एक विनाश के पदचिन्ह की बात करेंगे जो अपने आविष्कार के समय भले ही यह परिकल्पना प्रस्तुत न कर पाया हो, लेकिन आज विश्व के सामने एक चुनौती के रूप में वो मौजूद है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक की और प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण की। हाल ही में प्लास्टिक और प्लास्टिक प्रदूषण की चिंता को लेकर संयुक्त राष्ट्र संधि के बारे में कुछ बातचीत हुई है, कुछ प्रयास हुए हैं, तो आज का संदर्भ इसी पर केंद्रित है। तो चाहिए आइए चलते हैं, देखते हैं आज का संदर्भ क्या है। सबसे पहले हम खबर को देखेंगे, फिर देखेंगे यह चर्चा में क्यों है, फिर देखेंगे क्या है UNEA5 संकल्प, इस संकल्प के बारे में जानेंगे, फिर देखेंगे प्लास्टिक कचरा क्या होता है, इसका दुष्प्रभाव क्या है, आगे की राह क्या हो सकती है, हम इस दुष्प्रभाव को कैसे कम कर सकते हैं, मिटा सकते हैं, और अंत में हम पहुंचेंगे अपनी आखिरी परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ। सामान्य अध्ययन 2 और 3 दोनों लिहाज से यह संदर्भ आपके लिए महत्वपूर्ण है। बात खबर की करें तो खबर द हिंदू की है। क्या है खबर? तो व्हाट्स द स्टेटस ऑफ द UN ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, एक्सप्लेन्ड सेक्शन से यह खबर है। प्लास्टिक पोल्यूशन को खत्म करने के लिए UN ट्रीटी के बारे में बात की जा रही है। खबर को सबसे पहले देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत एक अंतर सरकारी वार्ता, जिसको INC कहते हैं, उसके तीसरे दौर की वार्ता संपन्न होती है। कहां संपन्न होती है? तो वो नैरोबी में संपन्न होती है, केन्या की राजधानी, 13 से 19 नवंबर के बीच में। और इस वार्ता में प्लास्टिक प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, कैसे समाप्त किया जाए, इस दिशा में एक 2025 तक हम कानूनी रूप से अमली जामा पहनाने के लिए इस वार्ता का दौर चलाने का प्रयास हो रहा है। तो उसमें एक अंतर्राष्ट्रीय कानून कैसे बनाया जाए जो कि सभी राष्ट्रों पर बाध्यकारी हो, जिसके माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण को रोका जा सके। UNEA संकल्प की बात अगर करें तो INC 2025 तक इस वैश्विक प्लास्टिक संधि पर पहुंचना चाहती है और उसके माध्यम से कुछ ऐसे कानूनों को अमली जामा पहनाकर वैश्विक समुदाय पर बाध्यकारी बनाना चाहती है ताकि प्लास्टिक प्रदूषण को कम किया जा सके। इस कारण यह चर्चा में है। तो आइए देखते हैं क्या है UNEA5 संकल्प। संकल्प की जहां तक बात है तो ये ऐसा संकल्प है जिसमें संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा अर्थात यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल असेंबली के द्वारा एक संकल्प पारित किया जा रहा है। संकल्प क्या है? तो उसका टाइटल अगर देखें तो एंड प्लास्टिक पोल्यूशन टुवर्ड्स एन इंटरनेशनली लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट। अगर बात कहें तो प्लास्टिक प्रदूषण की समाप्ति कानूनी रूप से बाध्यकारी एक अंतरराष्ट्रीय संधि की ओर, इस टाइटल से हम इस संकल्प को देखते हैं। अब बात करें तो नैरोबी में 175 देशों ने इस संकल्प का समर्थन किया। और यह संकल्प क्या है? तो प्लास्टिक प्रदूषण को रोकने के लिए कानूनी रूप से कुछ ऐसे प्रावधानों को बनाना जो सबके ऊपर बाध्यकारी हो। और कब तक? तो 2024 के आखिरी तक एक ऐसा बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता तैयार हो जाए ताकि इसके तहत जो देश हैं अपनी अपनी कार्य योजना में भी बदलाव कर सकें। सभी देश ये जान सके कि हमें इन कानूनों के दायरे में रहते हुए अपने यहाँ की घरेलू नीतियों को भी बनाना है, उसके हिसाब से प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। इसमें क्या क्या मानदंड है, कहां से इसकी शुरुआत हुई? तो शुरुआत होती है पेरू, रवांडा और जापान के द्वारा। एक ड्राफ्ट शुरू में प्रस्तुत किया गया, उस ड्राफ्ट में यह संकल्पना जो रेजोल्यूशन है उसी पर यह आधारित है, वही आगे बढ़ता है। और प्लास्टिक के इसमें बात किया गया कि जो उत्पादन है, चाहे उसकी डिजाइन है या उसका निपटान है या उसके पूरे जो उसका जीवन चक्र है, साइकिलिंग है, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए ये अंतर सरकारी वार्ता अर्थात इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग कमेटी एक बनाई गई जिसको INC कहते हैं। और इसी INC की जो बैठक है उसको 2022 से शुरू किया गया। आपको बता दें कि इसी INC की जो पहली बैठक थी, INC 1 की अगर बात कर ले तो ये उरुग्वे में हुई थी। उसके बाद जो दूसरी बैठक थी वो हुई थी फ्रांस में। उसके बाद इसी INC की तीसरी बैठक जो है वो आयोजित की गई है केन्या में, केन्या की कैपिटल नैरोबी में। और इसकी आगामी बैठक जो होगी वो आयोजित की जाएगी कनाडा में, कनाडा की राजधानी ओटावा में। तो इस तरह से ये वही INC है, अंतर सरकारी वार्ता समिति है, जिसकी बैठकें आयोजित हुई। इसमें इस तीसरी बैठक में यह प्रयास किया गया कि कैसे जीरो लेवल से एक वार्ता शुरू की जाए और बाद में उस वार्ता का जो निष्कर्ष हो उसके आधार पर हम उस क्रम तक पहुंच सके जब एक कानून का रूप देके हम उस संधि तक पहुंचेंगे जहां पर उस संधि पे हस्ताक्षर करने वाले सभी राष्ट्रों पर वो कानूनी रूप से जो बाध्यकारी होंगे, कानून जो तय होंगे।
इस समिति को कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाने का जो लक्ष्य है वो 2024 के अंत तक तय किया गया है कि इस पर पहुंचा जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि क्या है प्लास्टिक और प्लास्टिक कचरा, इसको भी जानना आवश्यक है। तो वास्तव में प्लास्टिक को हम थोड़ा सा समझ लें। प्लास्टिक का जब आविष्कार हुआ तो आविष्कारक को यह पता नहीं था कि जिसको इतना सफल सोच के जिस चीज का आविष्कार किया गया, एक तरह से वो आज के समय में एक अभिशाप बना हुआ है, वैश्विक प्रदूषण का एक प्रमुख कारक बना हुआ है। चाहे वो मनुष्य हो या अन्य जीव जंतु हो, उनकी मृत्यु का एक कारक बना हुआ है, स्वास्थ्य और पर्यावरण पर हानिकारक प्रभाव हैं। इसके शब्द की अगर बात करें तो प्लैटिकोस नाम के यूनानी शब्द से यह बना है। प्लैटिकोस का मतलब होता है कि जिसको किसी भी रूप में, आकार में किसी भी ढाला जा सके। बात करें तो सिंथेटिक कार्बनिक बहुलक है जो पेट्रोलियम से बना हुआ है और मनुष्य द्वारा बनाई गई, हम कह सकते हैं कि सबसे बड़ी, एक सबसे असफल एक खोज है। गैर बायोडिग्रेडेबल है, इसीलिए इसको असफल खोज कहा जा रहा है, क्योंकि बायोडिग्रेडेबल अगर होता तो यह असफल नहीं होता, मिट्टी में मिल जाता, हानिकारक नहीं होता, लेकिन नष्ट नहीं होता है। कई हजार सैकड़ों वर्षों तक ये बना रहता है, छोटे छोटे भागों में बंटकर ये हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से या मृदा के माध्यम से सभी क्षेत्रों में प्रदूषण को बढ़ाता है। इसीलिए अपने इस गैर बायोडिग्रेडेबल टेक्निक प्रकृति के कारण ये और हानिकारक हो जाता है। ये सड़कों में गलियों की तरह हमारे तट और समुद्र तट तक इसकी पहुंच है। एक अनुमान, एक शोध के मुताबिक ये कहा गया है कि जो समुद्र में, विशेषज्ञ कहते हैं कि महासागर में पाए जाने वाले लगभग 80% जो मलबे हैं उसका स्रोत हमारे तट से जाता है, और तट से जाने का तात्पर्य मनुष्यों के द्वारा जाता है। इसका मतलब कि 80% जो मलबा जा रहा है उसमें प्लास्टिक की बड़ी मात्रा है और उसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं। खोज की अगर बात करें तो 1856 में अलेक्जेंडर पार्किस द्वारा इसकी खोज की सेलुलाइड के रूप में। बाद में आगे चलकर 1907 में लियो बेकलैंड द्वारा दुनिया के सबसे पहले वास्तविक सिंथेटिक बेकेलाइट का निर्माण होता है। 2 प्रकार का प्लास्टिक होता है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेट। अगर इसके दुष्प्रभाव को देखें तो हमारे द्वारा यह कैसे उत्पन्न किया जा रहा है, इसका अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अगर यूके की आप बात करें तो हर साल लगभग 50 लाख टन, यहां 50 टन हो गया है, से अधिक प्लास्टिक की खपत जो है उसका केवल 1/4 ही फिर से रिसाइकिल हो पाता है। अर्थात रिसाइकिल की जो दर है वो बहुत कम है। ये एक अनुमान हुआ। दूसरा ये है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कह रहा है कि उसकी माने तो भारत में सालाना 56 लाख टन प्लास्टिक जो है वो वेस्टेज के रूप में जा रहा है। तो ये आप अनुमान लगा सकते हैं कि केवल एक देश की स्थिति, अगर भारत से 56 लाख टन जा रहा है, अन्य बड़े देश भी हैं, उनसे भी प्रदूषण का लेवल क्या होगा। अमेरिका में अगर देखें तो सालाना औसत प्रति व्यक्ति 109 किलोग्राम प्लास्टिक का वेटेज जा रहा है। ये प्रति व्यक्ति 109 किलोग्राम, वहां पर 1 क्विंटल से ज्यादा वो एक व्यक्ति प्रदूषण फैला रहा है केवल प्लास्टिक का। ये अमेरिका का डाटा है। तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये कैसा दुष्प्रभाव उत्पन्न करेगा, कैसा प्रकृति को नुकसान पहुंचाएगा। आइए एक चर्चा प्रभावों को भी देखते हुए करते हैं। बात यहां माइक्रोप्लास्टिक की हो रही है। माइक्रोप्लास्टिक क्या होता है पहले इसको समझ लें। तो माइक्रोप्लास्टिक प्लास्टिक के वो छोटे टुकड़े हैं जब इनका व्यास 5 मिली mm से कम हो जाता है या 5 mm तक रहता है तो ये माइक्रोप्लास्टिक कहलाते हैं। और जब ये छोटा होता है तो ये जल में, मिट्टी में मिलने के बाद बहुत हानिकारक प्रभाव, जहरीला प्रभाव उत्पन्न करता है। इसी कारण इसकी पहुंच चाहे ऊंचाई पर स्थित ग्लेशियर हो या गहराई में उपस्थित समुद्री भाग हो, खाइयां हो, वहां ये हमारे पानी, भोजन, हवा हर जगह से प्रवेश करते हुए मानव स्वास्थ्य को तो दुष्प्रभावित कर ही रहा है, ये पर्यावरण को भी काफी नुकसान पहुंचा रहा है। एक वर्ष में अगर बात करें तो 52,000 के आसपास, और अगर हवा इसमें मिश्रित हो जाती है तो 1,21,000 माइक्रो प्लास्टिक की जो कण हैं वो हमारे अंदर प्रवेश कर जाते हैं। और अगर आप पोल्यूटेड सिटी में हैं तो ये आंकड़ा और ऊपर चला जाता है। 10.4 करोड़ टन प्लास्टिक का मलबा हर वर्ष अगर जा रहा है तो आप अनुमान लगा लें कि हम क्या दे रहे हैं इस प्रकृति को, और प्रकृति ने बदले में हमें क्या दिया है। 2050 तक अगर यही गति रही तो अनुमान कहता है कि समुद्र में मछली से ज्यादा आपको प्लास्टिक के टुकड़े दिखाई देंगे। साथ ही समुद्री जीव बुरी तरह से प्रभावित होंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में प्लास्टिक मलबा समुद्रों में डंप करने का परिणाम यह है कि 3 में से 1 समुद्री जीव प्लास्टिक से फंस के उसकी मृत्यु हो जा रही है। तो ये आंकड़ा काफी खतरनाक है। प्रशांत महासागर में द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच का नाम आपने सुना होगा। वो एक ऐसा मलबे का ढेर है जहां 80,000 टन के आसपास मलबा एकत्र है। हालांकि उसमें जो धाराएं हैं वो तो जिम्मेदार हैं, लेकिन मानव जनित जो कारण है वो भी काफी जिम्मेदार है। और यहां पर ये 80,000 टन के मलबे का ढेर बना है जो कि समुद्र के भी वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, उसके चक्र को प्रभावित कर रहा है। अब इसके प्रदूषण के
साथ साथ देशों के बीच में तनाव भी बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? तो आप देखें, हाल ही में कुछ वर्ष पूर्व एक घटना हुई, फिलीपींस और कनाडा के बीच में तनाव बढ़ने का कारण यही कचरा था। कचरे को लेकर इन दोनों देशों में ऐसी स्थिति पैदा हो गई कि शीत युद्ध का माहौल बन गया। कुछ ऐसा ही हुआ, मलेशिया ने भी कुछ विकसित देशों का काफी विरोध दर्ज किया और कहा कि वहां पर बिना उसकी अनुमति के जो ढेर सारे टैंकरों में भरकर मलबा वहां डंप किया गया है, उसको लेके उसने गहरी आपत्ति जताई। अर्थात इसके नुकसान से देश भी वाकिफ है, कहीं ना कहीं यह दर्शाता है। इसके निर्माण में स्टेबलाइजर्स या कलरेंट जैसे संभावित और खतरनाक यौगिक प्रयोग किए जाते हैं, जिनका जहरीला प्रभाव हमारे स्वास्थ्य को तो प्रभावित करता ही है, परमानेंट इन्वायरमेंट में जाके वो परमानेंट तरीके से किसी भी जीव जंतु को डैमेज करने के लिए पर्याप्त होता है। फेथलेट्स, ये पुरुष और महिला दोनों के हार्मोन में चेंज करके एक अस्थायी कुप्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है, ऐसा माना जाता है। समुद्री 3 में से 1 प्रजाति कूड़े में उलझी हुई है, ये बात बताई जा चुकी है। प्लास्टिक के बर्तनों का उपयोग इधर काफी बड़ी मात्रा में बढ़ा है और आपको बताएं कि इन बर्तनों से काफी स्वास्थ्य रिपोर्ट ये बताती है कि कैंसरियस होते हैं, इनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इनमें खाना पकाने से कैंसर होता है। फिर भी इस पर ध्यान देना आवश्यक है। लैंडफिल साइट में अगर देखें तो छोटे छोटे कैंसरजनक धातुओं का भूजल में मिल जाना, भूजल में मिलने के बाद मिट्टी के माध्यम से वो जमीन में प्रवेश कर जाना, और जब कभी भविष्य में आग लगती है तो ये जितने भी लैंडफिल साइटों में उपस्थित तत्व हैं, ये जहरीला धुआं उत्पन्न करते हैं और ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन का एक बड़ा कारण बनते हैं। तो ये कुछ दुष्प्रभाव हैं। इसके साथ इन दुष्प्रभावों से निपटने के लिए क्या प्रयास हो सकते हैं, उस पर विचार कर लें। तो प्रयास का सबसे पहला, अगर हम कहें पहली उसकी शुरुआत कहें, तो हमारे खुद से होनी चाहिए। इसकी शुरुआत हमारे घरों से होनी चाहिए, क्योंकि आज से कुछ वर्षों पूर्व एक परिपाटी थी जब हम बैग घर से लेके निकलते थे सामान लाने के लिए और बार बार वही बैग इस्तेमाल होते थे। लेकिन आज हमारे हैबिट में यह है कि हम छोटी चीज हो या बड़ी चीज हो, प्लास्टिक के थैले में हम उसको ले आते हैं और कचरे के ढेर को बढ़ाने में कहीं ना कहीं हम अपना योगदान दे रहे हैं। ऑनलाइन शॉपिंग एक बड़ा कारण है, जिसमें पैक किए गए छोटे से सामान के लिए भी पैकिंग में ढेर सारे ऐसे उत्पादों का प्रयोग किया जा रहा है, ऐसे प्लास्टिक का उपयोग हो रहा है जो कि प्लास्टिक कचरे को बढ़ाने में सहयोग कर रहा है। इन चीजों पर हमें लगाम लगानी होगी, इसका उपयोग कम करना होगा, पुनर्चक्रण रिसाइकलिंग को हमको बढ़ाना होगा। विकसित देश जब उनकी रेट कम है तो विकसित देश की तुलना में विकासशील देश तो काफी पीछे हैं, तो इस दिशा में प्रयास करना होगा। बदलाव लाने का प्रयास करने से काफी फायदे हो सकते हैं, क्योंकि जो प्लास्टिक, हालांकि जो हमारे यहाँ अपशिष्ट प्रबंधन नीति बनी थी उसके तहत 2016 की अगर बात करें और 2021 की बात करें और 2022 की बात करें, तो अब अपशिष्ट प्रबंधन नीति के तहत 2016 में यह कहा गया कि 50, 2021 में कहा गया 75 और 2022 से कहा गया कि 120 माइक्रोन से ज्यादा मोटाई की जो प्लास्टिक है उसी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया ताकि मोटे प्लास्टिक के थैले अगर बनेंगे तो हम उसी प्लास्टिक को बार बार इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर 120 माइक्रोन का प्लास्टिक का थैला बनने के बाद भी आप उसको एक बार यूज करके फेंक दे, सिंगल यूज प्लास्टिक पर तो वैसे भी प्रतिबंध लग गया, लेकिन अगर मोटे थैले बनाने के बाद भी अगर उसको हम फेंकेंगे, पर्यावरण में उसको प्रदूषक की तरह हम उसको डंप करेंगे, तो ये शायद पॉलिसी फेल नजर आएगी। इसका मूल उद्देश्य यही है कि प्लास्टिक के मोटे थैले इसलिए बनाए जाएं कि ताकि उनका बार बार उपयोग हो सके। तो इस हैबिट को चेंज करने की बात हो रही है। साथ ही हॉटस्पॉट की पहचान की जाए। कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं, कुछ ऐसी जगहें हैं जहां पर प्लास्टिक का ज्यादा उत्पादन होता है, ज्यादा वहां पर यूज होता है, तो वहां पर उनको चिन्हित करके उसके संदर्भ में विशेष रणनीति बनाई जाए और रणनीति बनाने के साथ उसको अमली जामा पहनाया जाए, तो यहां पे कंट्रोल हो सकता है। प्लास्टिक अपशिष्ट का जो अपघटन है उसके बारे में प्रयास की जाए, उसके लिए नया रिसर्च डेवलपमेंट हो, क्या उसमें और बेहतर हो सकता है उस पर विचार करें। साथ ही घर से शुरू हुई शुरुआत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर एक साथ बैठकर विकसित और विकासशील देश अपने उद्देश्यों में अपने हितों को किनारे रखते हुए, पर्यावरण को केंद्र में रखते हुए अगर सोच के किसी खास निष्कर्ष पर सिर्फ कागजों में न पहुंचकर उसको अमली जामा पहनाने के लिए अगर गंभीरता से विचार करके उस पर कार्य करेंगे तो सकारात्मक और गुणात्मक परिवर्तन जरूर आएगा। तो अंत में हम चलते हैं अपने परिपाटी अभ्यास प्रश्न की तरफ। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के तहत अंतर सरकारी वार्ता 3 कहां आयोजित हुई, अर्थात जो आईएनसी की तीसरी वार्ता का दौर था कहां संपन्न हुआ? उरुग्वे में, फ्रांस में, केन्या में या कनाडा में? उम्मीद है इसका जवाब आप जरूर देंगे और सही देंगे। लड़ते रहें, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। धन्यवाद।